आज जो कहानी जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उसका ताल्लुक गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से है। और आपको बताऊं कि अहमदाबाद में फ़िलहाल ये मामला काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने की वजह यह है कि ये मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल भी है। आमतौर पर किसी आम आदमी के साथ या गरीब गुरबे के साथ अगर कोई अपराध या कोई घटना होती है तो लोग उसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन जब कोई बहुत पैसे वाला इंसान होता है, कोई सेलिब्रिटी होता है जिसकी ज़िंदगी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो अगर उस तबके में कोई अपराध की घटना होती है तो पूरी दुनिया जानना चाहती है कि भाई मामला क्या है। तो ये जो केस है वो वैसा ही हाई प्रोफाइल केस है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 13 सितंबर की रात को अहमदाबाद में एक जगह है, एक फ्लाईओवर है, विराटनगर फ्लाईओवर। उस विराटनगर फ्लाईओवर के नीचे एक सफ़ेद रंग की मर्सिडीज बेंज कार खड़ी मिलती है। और ये जो कार है इसमें कुछ खून के छींटे हैं और कार से फाउल स्मेल यानी बदबू आ रही है। लोग जब इस कार को देखते हैं तो वो फौरन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और विराटनगर फ्लाईओवर के नीचे जहाँ पर ये कार मिली है या मिलती है वो जगह ओढ़व पुलिस स्टेशन की हद में आती है। तो ओढ़व पुलिस स्टेशन की टीम वहाँ फौरन मौके पर पहुँचती है। एक तो मर्सिडीज़ कार, ऊपर से खून के छींटे, फिर बदबू, ये सब कुछ देख कर लगता है कि शायद इस कार में कोई ना कोई क्राइम ज़रूर हुआ है। और कार की तलाशी लेने पर कुछ बहुत ही अप्रत्याशित या चौंकाने वाली बात सामने आ सकती है। वहाँ पर पुलिस की टीम देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पुलिस भीड़ हटाती है, लोगों को दूर करती है और उसके बाद कार की डिग्गी खोली जाती है। क्योंकि कार का जो सामने वाला हिस्सा है वो तो जाहिर है शीशे लगे हैं, तो अंदर देखा जा सकता है। अंदर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक मोबाइल फ़ोन अलबत्ता ज़रूर पड़ा हुआ है जो स्विच ऑफ है, और वो मोबाइल फ़ोन इसी कार के मालिक का है। तो खैर, कार की डिग्गी खोली जाती है और जैसा कि डर था वही बात निकलती है। उस कार की डिग्गी में तकरीबन 55-58 साल के अहमदाबाद के एक मशहूर कारोबारी और बिल्डर जिनका नाम है हिम्मत रुडानी, उनकी लाश मिलती है। और लाश भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि चाकुओं के कई सारे वार से छलनी की गई लाश। अब लाश पुलिस बरामद करती है और फौरन इस मामले की जांच शुरू करती है, क्योंकि मामला कत्ल का है। तो जब पुलिस जांच शुरू करती है तो आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और जिसकी लाश मिली थी हिम्मत रुडानी की, उनके घर वालों से भी पूछताछ करती है। अब सवाल ये भी है कि ये कार अचानक उस फ्लाईओवर के नीचे कैसे स्पॉट की गई, लोगों ने कैसे देखा, कैसे लोगों को लगा कि वो कार जो है हिम्मत रुडानी की हो सकती है। तो इसका जवाब ये है कि हिम्मत रुडानी रोज़ की तरह दिन के वक्त में अपने घर से निकले थे 13 सितंबर को, और आमतौर पर वो लंच के लिए अपने घर वापस आते थे और अपने बेटे के साथ मिलकर लंच करते थे। लेकिन 13 सितंबर को वो सुबह तो निकले, दिन के वक्त निकले, लेकिन दोपहर को लंच के लिए वापस नहीं आए। बेटे ने जब अपने पापा को फ़ोन किया, हिम्मत को, तो उनका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद बेटा बहुत परेशान हुआ। बेटे ने अपने जानने वालों को फ़ोन करना शुरू किया। पापा जिस जगह पर गए थे वहाँ पर वो पहुँचा, वहाँ जाके पड़ताल की, नहीं पता चला। अब बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि एक तो पापा रहस्यमयी तरीके से कहीं गायब हो गए, उनकी कार भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जिस जगह पर वो गए थे वहाँ पर उनकी कार होनी चाहिए थी, वहाँ से वो कार भी गायब थी, और पापा का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तो ये जो हिम्मत रुडानी का बेटा है वो पूरे शहर में, खासकर जिन जगहों से उनके पापा की मूवमेंट होती है, आना जाना होता है, उन जगहों पर वो बहुत फ्रेंटिकली अपने पापा को सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था। और इसी सिलसिले में रात को जाकर उसी विराटनगर फ्लाईओवर के नीचे उन्हें उस बेटे को अपनी कार, या यूं कहें कि अपने पापा की कार नज़र आ गई, मर्सिडीज़ बेंज सफ़ेद रंग की। तो जब नज़र आई तो वो कार के पास गया, कार को खोलने की कोशिश की कि भाई देखें क्या बात है। उसने बाहर से देखा कि अंदर पापा का मोबाइल फ़ोन पड़ा है और वो स्विच ऑफ है। बाहर से घंटी बजा रहा था, अंदर घंटी जा नहीं रही थी, फ़ोन बंद था। तो उसने देखा कि कार से बदबू आ रही है और कुछ खून के छींटे हैं। ये देखकर वो डर गया, लाजमी था। उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया और ओढ़व थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद की कहानी आपको पता है। पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसी के साथ पुलिस ने हिम्मत रुडानी के घर वालों से और ख़ासकर बेटे से भी पूछताछ की कि आपको किस पर शक है, अगर उनकी हत्या जिस तरह से की गई है कौन इसके पीछे हो सकता है। तो एक तो ये पूछताछ वाला जो एक्सरसाइज है पुलिस उसको कैरी कर रही थी, कंटिन्यू कर रही थी, और दूसरी तरफ पुलिस की कई टीमें इस मामले की छानबीन के लिए लगाई गई, बनाई गई। और पुलिस की टीमों ने अब ये पता करना शुरू किया कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस सफ़ेद रंग की मर्सिडीज़ कार को यहाँ पर पार्क किया या डंप कर दिया, छोड़ दिया और यहाँ से फरार हो गए। एग्जैक्टली जिस जगह पर ये कार रखी हुई थी वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा फोकस्ड नहीं था।
तो कार रखते हुए, पार्क करते हुए और उसे छोड़कर जाते हुए किसी आदमी की तस्वीर प्रॉपर उस जगह की नज़र नहीं आई। लेकिन जहां पर कार रखी गई थी उसके आगे सड़क में कई जगह कैमरे लगे हुए थे और पीछे भी कई जगह कैमरे थे। तो पुलिस ने उस पूरे रूट को स्कैन करना शुरू किया और पुलिस की अलग अलग टीमों ने मिलकर तकरीबन 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है वो स्कैन की और 13 सितंबर के दिन का ही स्कैन किया, क्योंकि घर वालों से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि सुबह निकले थे तो पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, 12 सितंबर में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। 13 सितंबर की सुबह से लेकर रात तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे पुलिस ने उसको स्कैन करना शुरू किया। तो पुलिस ने जब स्कैन किया तो पुलिस ने देखा कि दोपहर तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास हिम्मत रुडानी की जो कार है वो उस रोड पर चलती हुई आ रही है, ये नज़र आया। और इसके साथ ही पुलिस ने यह भी देखा कि उस कार के आगे पीछे बाइक पर एक नौजवान चल रहा है, जो उस कार के साथ साथ ही चल रहा है और काफ़ी दूर से उस कार को फॉलो करता हुआ वो नौजवान आ रहा है। तो इससे पुलिस को एक बात समझ में आई कि हो सकता है कि कार को जो लोग ड्राइव कर रहे थे उनका कोई ना कोई मेंबर या पार्टनर जो है उस बाइक पर भी है, क्योंकि ये वही कार है जिसकी डिग्गी में बॉडी ऑलरेडी रखी हुई थी। क्योंकि कत्ल जो है उस जगह पर नहीं हुआ था, हो ही नहीं सकता था। उसकी वजह यह थी कि विराटनगर फ्लाईओवर के नीचे एक पब्लिक प्लेस है, खुली जगह है, बीच सड़क पर हाईवे में अगर कत्ल हुआ होता तो लोगों को पता चल जाता, लोग देख लेते। तो इसका मतलब कार जो है जिसमें वो लाश रखी गई थी कहीं और कत्ल किया गया था और उस लाश को कातिल लेकर आ रहे थे। तो एक बाइकर जो है उस कार के साथ साथ चलता हुआ दिख रहा था। अब जिस जगह पर कार आकर रुकी वहां पर तो कार बरामद हो गई। अब उसके आगे की फुटेज जब पुलिस ने स्कैन की तो पुलिस ने देखा कि अब कार तो नहीं है, लेकिन एक जो बाइक उस कार के साथ साथ चल रही थी, उस बाइक पर अब एक की जगह 3 लोग नजर आ रहे थे। ये 3 लोग उस बाइक को लेकर आगे बढ़ रहे थे। पुलिस को यह बात अब क्लियर हो गई कि कार में 2 लोग थे जो लाश के साथ उस कार को यहां पर लाकर छोड़ गए और जो तीसरा आदमी था वो बाइक में था। तो ये तीनों लोग कार छोड़ने के बाद बाइक में बैठकर वहां से आगे निकल गए। लेकिन ये लोग कौन हैं, इन्होंने हिम्मत रुडानी का कत्ल क्यों किया, क्या दुश्मनी है, ये सारी बातें अब पुलिस को पता करनी थी। लेकिन इनके बारे में अब तक पुलिस के पास कोई भी कंक्रीट जानकारी नहीं थी। तो पुलिस ने उन सीसीटीवी फुटेज को ही बहुत माइन्यूटली चेक करना शुरू किया और चेक करते करते कुछ एक कैमरों में उस बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर का ग्रैब पुलिस को मिला, जिसमें साफ साफ उस बाइक का नंबर जो है वो नज़र आ रहा था। वो नंबर भी जो है गुजरात का ही था और प्रोबेबली अहमदाबाद का ही था। तो उस नंबर के सहारे पुलिस उस बाइक के ओनर तक पहुंची। बाइक का ओनर कातिल हो सकता था, लेकिन बाइक के ओनर से जब पूछताछ की गई तो वो क्लूलेस था, उसको पता नहीं था कि उसका बाइक जो है वो मर्डर में यूज़ हुआ है। जब पुलिस ने उससे कहा कि बाइक तुम्हारी कहाँ है तो उसने बताया कि मैंने अपने एक दोस्त को दी है, वो लेकर गया है। और पूछा दोस्त कहाँ है, तो बोला दोस्त का नहीं पता, उससे तो मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन बाइक उसी के पास है। दोस्त का नाम उसने अलबत्ता ज़रूर बताया। अब पुलिस को बाइक लेकर जाने वाले दोस्त का पता चल चुका था और दोस्त के जो साथी थे उनके बारे में अब पुलिस जानकारी जुटा रही थी। लेकिन जब दोस्त का पता चल गया तो उसका मोबाइल नंबर भी मिल गया पुलिस को। अब पुलिस उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाती है, साथ ही वो जो बाइक है उसको भी आगे पुलिस ट्रैक करने लगती है। पुलिस उस दोस्त का व्हेयर अबाउट पता करती है और उस दोस्त के बारे में पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि उसका नाम है राहुल राठौड़। और ये जो राहुल राठौड़ है ये मूल रूप से राजस्थान के सिरोही ज़िले का रहने वाला है। तो इतनी जानकारी पुलिस को मिल गई थी। अब पुलिस को ये लगने लगा कि हो ना हो ये लोग इस घटना को अंजाम देने के बाद अपने होम स्टेट या होम टाउन भागने की कोशिश करेंगे, जैसा आमतौर पर अपराधी करते हैं। पुलिस को उसका मोबाइल नंबर चूंकि मिल चुका था तो पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर लगाया और बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से अब पुलिस इलेक्ट्रॉनिकली यानी सीसीटीवी फुटेज की मदद से इनका पीछा करने लगी। अहमदाबाद पुलिस ने कुछ दूर तक इनको ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद पुलिस का शक बिल्कुल सही निकला, इनकी बाइक जो है वो राजस्थान की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वो अहमदाबाद की हद से बाहर निकल गए थे और तकरीबन गुजरात की हद से भी बाहर निकलने वाले थे। अब पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई थी और इनको ट्रैक करने में लगी थी पूरी ताकत से। पुलिस ने बनासकांठा, एक जगह है गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर है और बनासकांठा मेरे ख्याल से गुजरात में ही है, तो बनासकांठा पुलिस को इन्होंने कांटेक्ट किया और उनको इस एपिसोड की जानकारी दी, बाइक का नंबर दिया और मोबाइल सर्विलांस की डिटेल दी, मोबाइल नंबर शेयर किया और बनासकांठा पुलिस से कहा कि इनको पकड़ने में हमारी मदद कीजिए। जब तक बनासकांठा की पुलिस एक्टिव हुई, इनको पकड़ने की कोशिश करने लगी, तब तक बीच में ये बाइक कहीं रुक गई और रुकने के बाद बाइक जो है वो एक जगह पर रुक गई, लेकिन जो मोबाइल नंबर था जिसको पुलिस ने सर्विलांस पर लिया था वो मोबाइल नंबर फिर आगे ट्रैवल करने लगा। इससे पुलिस को एक बात समझ में आ गई कि जहां पर रुकी है वहां पर आसपास जो है वो इंटर स्टेट बस टर्मिनल है और किसी बस में अब ये किलर्स सवार हो चुके हैं। तभी बाइक एक जगह स्टेशन है, उसकी तस्वीरें आगे सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिख रही हैं और मोबाइल नंबर जो है वो मूव करता हुआ दिख रहा है। तो पुलिस को समझ में आ गया जिस बस में वो मोबाइल चल रहा था, जिस बस में वो कातिल थे, पुलिस ने उस बस को मार्क कर लिया
और राजस्थान की सिरोही पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि इसमें हमारे मुलजिम जा रहे हैं, आप इनको तुरंत पकड़ लीजिए। सिरोही पुलिस ने पूरी फुर्ती दिखाई, मुस्तैदी दिखाई और इस तरह से राजस्थान में उन्होंने इस मामले के 3 कातिलों को गिरफ्तार किया। एक का नाम है राहुल राठौर, दूसरे का नाम है पप्पू मेघवाल और तीसरा चूंकि माइनर है, नाबालिग है, तो उसका नाम आपको नहीं बता सकते, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो इन 3 कातिलों को पुलिस ने वहाँ गिरफ्तार किया और चूंकि अभी अदालत में जुर्म साबित नहीं हुआ है तो संदिग्ध कातिल कह सकते हैं, लेकिन इन तीनों संदिग्ध कातिलों को पुलिस ने सिरोही में गिरफ्तार किया और उसके बाद अहमदाबाद पुलिस भी वहाँ पहुँची और इनको लेकर वापस आ गई अहमदाबाद, गुजरात। अब इनसे पूछताछ शुरू हुई। पूछा भाई कि क्यों मारा, कैसे मारा? तो क्यों मारा का जवाब उन्होंने ये दिया कि खासकर राहुल राठौर ने, जो इस मामले का किंग पिन था मर्डर को एग्जीक्यूट करने का, उसने ये बताया कि हमें हिम्मत रुडानी के कत्ल के लिए मनसुख लखानी ने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। इसमें 1.25 करोड़ रुपए के अलावा मुझे एक मकान देने का वादा भी मनसुख लखानी ने किया था। आप सोचिए मैं क्यों हाई प्रोफाइल कह रहा था। एक तो मर्सिडीज़ कार में लाश का मिलना, जिसकी लाश मर्सिडीज़ कार में मिल रही है वो कोई हल्का फुल्का आदमी तो होगा नहीं। हिम्मत रुडानी बेसिकली अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा बिल्डर थे और ये जो मनसुख लखानी है ये भी अहमदाबाद का एक नामी बिल्डर है। तो मनसुख लखानी ने, एक नामी बिल्डर ने दूसरे बिल्डर के नाम की सुपारी दी थी और जिस राहुल राठौर को तकरीबन 1.25 करोड़ और उससे भी ज़्यादा की सुपारी दी गई थी, वो राहुल राठौर मनसुख लखानी के पास सालों से सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। हिम्मत रुडानी और मनसुख लखानी ये दोनों पहले कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पार्टनर थे, लेकिन फिर इन दोनों के बीच साल 2020 में रुपए पैसों की लेन देन को लेकर अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। इसके बाद इन लोगों ने अपना कारोबार अलग कर लिया, लेकिन रुपए पैसे का चक्कर इन दोनों के बीच चलता रहा और लिटिगेशन यानी कानूनी लड़ाई भी इनके बच्चों के बीच रुपए पैसों को लेकर चल रही थी। तो दोनों के बीच में दुश्मनी का प्रमाण पहले से ही मौजूद था और जब हिम्मत रुडानी की लाश मिली थी और मैंने आपको बताया था कि पुलिस हिम्मत रुडानी के बेटे और घर वालों से बातचीत कर रही है, तो उन लोगों ने भी मनसुख लखानी पर ही शक जताया था। अब पुलिस जब छानबीन करने लगे और राहुल राठौर गिरफ्तार कर लिया गया तो उसने भी मनसुख लखानी का ही नाम लिया। पुलिस ने मनसुख लखानी को गिरफ्तार भी कर लिया और इस तरह से न सिर्फ कातिल बल्कि कत्ल की सुपारी देने वाले आदमी को भी पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन अब सवाल यह था कि हिम्मत रुडानी का कत्ल हुआ कैसे, कहाँ पर कत्ल हुआ, कैसे प्लानिंग रची? तो इसका जवाब यह है कि मनसुख लखानी ने जब राहुल राठौर को ये सुपारी दी तो राहुल राठौर ने अपने कुछ खास दोस्तों के साथ मिलकर, जो राजस्थान के ही थे, हिम्मत रुडानी की रेकी करने की शुरुआत कर दी। हिम्मत रुडानी पाटीदार समाज से आते हैं और पाटीदार समाज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन, एक ठिकाना गुजरात में है और उस अहमदाबाद में, उसका नाम है सरदार धाम। तो ये सरदार धाम एक पाटीदार समाज की जगह भी है और वहाँ पर इनका धार्मिक स्थल भी है। तो रुडानी साहब वहाँ अक्सर जाया करते थे। तो इस रोज़ यानी 13 सितंबर की सुबह भी वो सरदार धाम में एक मीटिंग के लिए और दर्शन वगैरह करने के लिए गए थे और सरदार धाम के बेसमेंट में ही उन्होंने अपनी मर्सिडीज़ कार पार्क की थी। मीटिंग उन्होंने अटेंड की और जैसा कि मैंने आपको बताया वो दोपहर को घर जाते थे, अपने बेटे के साथ लंच करते थे, भोजन करते थे। तो जैसे ही वो पार्किंग में दोबारा वापस आए, अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे, तब तक राहुल राठौर, पप्पू मेघवाल और वो माइनर कातिल, इन तीनों ने मिलकर रुडानी को घेर लिया और उन पर ताबड़तोड़ चाकू बरसाने की शुरुआत कर दी। पार्किंग में जिस जगह पर यह हमला हुआ वहाँ कोई और नहीं था। तो हत्या करने के बाद उनकी कार की डिग्गी में उन्हीं की लाश जो है इन्होंने ठूंस दी, भर दी और इसके बाद चूंकि ये काम कर चुके थे, अपने आका को जिसने सुपारी दी थी उसको बताना था, तो वो कार लेकर निकल पड़े। उनकी कोई मंजिल नहीं थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उनको लगा कि अगर मनसुख लखानी जिसने सुपारी दी है, अगर उनसे बातचीत हो जाती है तो उन्हीं को कार और लाश सब कुछ उनके हवाले कर देंगे। तो प्लानिंग की कमी थी एक तरह से देखा जाए तो, हालांकि प्लानिंग करने पर भी पकड़े जाते, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मनसुख लखानी को प्लानिंग करने पर भी पकड़े जाते, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मनसुख लखानी को अब हत्या करने के बाद उन्होंने फ़ोन करना शुरू किया। इरादा ये था कि बताते कि साहब आपका काम हो गया, नंबर बनते, रुपए पैसे लेने की बात होती। लेकिन मनसुख लखानी जो है वो शातिर तो था ही, करोड़पति बिल्डर है और जो कत्ल की साजिश रचता है वो कोई मामूली दिमाग का आदमी होगा नहीं। उसने इनका फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। अब राहुल राठौर, पप्पू मेघवाल ये ताबड़तोड़ फ़ोन करते रहे और मनसुख लखानी जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। काफ़ी फ़ोन किया, थक गए। 1-1.5 घंटे कार को लेकर और उस बाइक के साथ ये अहमदाबाद में घूमते रहे और फाइनली उन्होंने सोचा कि चलो अभी तो राजस्थान भागते हैं, इतना बड़ा कांड कर दिया है, बाद में देखा जाएगा कैसे पैसे वसूलने हैं, क्या करने हैं। उन लोगों ने कार वहीं विराटनगर फ्लाईओवर के नीचे छोड़ दी, पार्क कर दी लाश के साथ और उसी बाइक में
जो अपने दोस्त से उन्होंने बोरो की थी अहमदाबाद में, उसी बाइक में वो लोग राजस्थान के लिए निकल गए। लेकिन इसके बाद पुलिस ने उनको ट्रैक किया और वो पकड़े भी गए। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें 2 करोड़पति बिल्डरों की जानी दुश्मनी थी, जो कभी दोस्त हुआ करते थे, और दुश्मनी ऐसी बढ़ी कि एक बिल्डर ने दूसरे बिल्डर का 1.25 करोड़ रुपए या फिर कहें उससे भी ज़्यादा खर्च करके कत्ल करवा दिया। लेकिन कत्ल करने के कुछ ही देर बाद पुलिस इस तरह से एक्शन में आई कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कातिल जो है वो धर लिए गए सारे के सारे, और जो मास्टरमाइंड था मनसुख लखानी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी पूरी कहानी, और ये तफ्तीश जो है उसमें अहमदाबाद और राजस्थान दोनों, मतलब गुजरात और राजस्थान दोनों की पुलिस का इसमें कंट्रीब्यूशन है। और जिस तरह से पूरे मामले को उन्होंने सॉल्व किया वो कहने की ज़रूरत नहीं कि काबिल तारीफ़ है। और बाकी ये जो कातिल हैं वो बेहद बेवकूफ़ कातिल थे, क्योंकि एक तो कत्ल जैसी घटना को अंजाम देना और ये सोचना कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा बेवकूफ़ाना फैसला है। और ऊपर से जिस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया, जिस तरह से सबूत छोड़े, वो भी अपने आप में बेवकूफ़ाना है। सबूत मिटाने की कोशिश करना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, आदमी और ज़्यादा फंसता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब आप एक बार कोई झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसी तरह से जब आप एक बार अपराध में शामिल हो जाते हैं ना, तो उस अपराध को छिपाने के लिए आपको 100 अपराध और करने पड़ते हैं, आपका जुर्म और बढ़ता जाता है। तो इसीलिए बॉटम लाइन यही है, क्राइम नेवर पेज, और इस कहानी से भी हमें वो शिक्षा मिलती है।